हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ मॉडर्न इंडिया का नोट शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भारत के प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध थे। आरंभ में यह व्यापार अरबों और तुर्कों की मध्यस्थता में होता था। धीरे धीरे प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। 15वीं शताब्दी यूरोप के पुनर्जागरण काल में भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हुआ और इसी समय पुर्तगाल यात्रा वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्गों की तलाश की। पुर्तगाल 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत के दक्षिण तट पर कालीकट के आगमन के साथ ही भारत में पुर्तगालियों का आरंभ हुआ। पुर्तगाली व्यापारियों ने मालाबार तट पर कालीकट और कन्नौर में अपनी बस्तियां स्थापित की। धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ते हुए 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों ने बम्बई, बेसिक गोवा, दमन द्वीप आदि में अपनी बस्तियां स्थापित की। बाद में उन्होंने बंगाल में प्रवेश किया और अपनी बस्ती स्थापित की। पुर्तगाल अधिक समय तक हिंदुस्तान में न टिक सके। उन्हें डच व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। डच नीदरलैंड के निवासियों ने भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने दक्षिण भारत के साथ हुगली में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। बंगाल में कुछ समय बाद ही अंग्रेज अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, अतः पुर्तगालियों व व्यापारियों को भारत छोड़ना पड़ा। फ्रांसीसी के बारे में अब पढ़ेंगे। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन अंग्रेजों से लगभग 1577 ईस्वी में हुआ। पहला फ्रांसीसी व्यापारिक जहाज पश्चिम तट पर द्वीप में पाया, परंतु आरंभ में फ्रांसीसी व्यापारियों ने इस व्यापार में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, अतः फ्रांसीसी सरकार स्वयं इस दिशा में प्रयास करना पड़ा। 1564 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। साथ ही मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी और मद्रास के निकट सेंट थॉम में फ्रांसीसी बस्तियां बसाई गई। पांडिचेरी फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय था। आरंभ में फ्रांसीसी अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक सफल रहे, जिन्होंने 1775 ईस्वी के लगभग बंगाल में कासिम बाजार और चंद्रनगर में अपनी बस्तियां बसा लीं। इसके कुछ समय पश्चात बाद ही डुप्ले पांडिचेरी के गवर्नर जनरल आए। उन्होंने स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करके फ्रांसीसियों की शक्ति को बढ़ाना आरंभ किया। अगले लगभग 20 वर्षों तक फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के बीच हिंदुस्तान पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष चलता रहा, जिसमें अंततः फ्रांसीसी पराजित हुए। अब पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेज ने भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों की भांति ही व्यापारियों के रूप में प्रवेश किया था। क्या धीरे धीरे अंग्रेज ने न केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अन्य यूरोपीय शक्ति के पीछे छोड़ दिया, बल्कि यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ यह था कि उन्हें अपनी सरकार का संरक्षण प्राप्त। 1588 से 1588 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में पूर्व देशों के विशेष रूस से भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया, जिसके लिए शाही फरमान जारी किया गया। इसके बाद अंग्रेज व्यापारियों ने मुगल सम्राटों से भारत के व्यापार के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। 1615 ईस्वी में अंग्रेजों के सूरत तथा उसके निकट कुछ अन्य स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए अनुमति मिल गई। शीघ्र ही अंग्रेज ने भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा में अपनी बस्ती स्थापित की। 1699 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्ववर्ती तट पर कुछ ज़मीन खरीदी और वहां मद्रास शहर की स्थापना की, जहां अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया। उत्तर में अंग्रेजों ने बंगाल में विस्तार करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उन्होंने चंद्रगिरी के निकट कुछ ज़मीन खरीदी। कलकत्ता शहर की स्थापना की, जहां उन्होंने फोर्ट विलियम नामक किला बनवाया। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से बंगाल से मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। यह अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। पश्चिमी तट पर भी अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार हुआ।
1668 ईस्वी में अंग्रेजों को शक्ति का विस्तार और बम्बई का महत्वपूर्ण नगर प्राप्त हो गया। अंग्रेजों ने उत्तर भारत सहित भारत के दोनों समुद्री तटों पर महत्वपूर्ण नगर में अपनी व्यापारिक बस्तियों की स्थापना की। भविष्य में उन्हें फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा। आरंभ में फ्रांसीसी नौसैनिक संबंध का उभरने नहीं दिया, परंतु अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया। अंततः फ्रांसीसियों को पराजित कर हिंदुस्तान में एक द्विंग राज की स्थापना की। कर्नाटक युद्ध। भारत में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंद्विता लंबे समय से चली आ रही थी। दोनों ही शक्तियां यहां अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं, परंतु साथ में प्रत्यक्ष संघर्ष से भी बचना चाहती थी। दक्षिण भारत की राजनीतिक अस्थिरता ने अंग्रेजों व फ्रांसीसियों को शक्ति परीक्षण का अवसर प्रदान किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध। मुगलों को निर्बल होने के कारण दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्य शक्तिशाली होने लगे थे। पश्चिम में मराठे और पूर्व में हैदराबाद का राज्य था। कर्नाटक का राज्य हैदराबाद के निज़ाम के अधीन था, जहां उत्तराधिकार के प्रश्न ने कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। इसके बाद आते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि। यद्यपि कर्नाटक राज्य हैदराबाद के अधीन था, परंतु मराठे वहां से प्रतिवर्ष चौथ वसूल करते थे। 1740 ईस्वी में चौथ न मिलने पर मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और संघर्ष आरंभ हो गया। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी इस संघर्ष में अपनी संभावना तलाश कर रहे थे। इसी बीच यूरोप में 1744 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें फ्रांस तथा इंग्लैंड प्रतिद्वंदी साथ थे। अतः भारत में भी इनके बीच संघर्ष आरंभ हो गया। युद्ध की घटनाएं 9 जुलाई 1746 और नागापट्टनम के तट पर अंग्रेज और फ्रांसीसी नौसेना के बीच एक बड़ा संघर्ष। नागापट्टनम के युद्ध में अंग्रेजी सेना बुरी तरह पराजित हुई। फ्रांसीसियों ने मद्रास की घेरेबंदी कर ली और कर्नाटक के नवाब को अंग्रेजों की सहायता करने से रोका। उन्होंने नवाब को मद्रास देने का वचन दिया। आगे चलकर कर्नाटक में जवान व फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुए। इसी बीच यूरोप में एला शापेल का युद्ध समाप्त हुआ। भारत में दोनों के बीच संघर्ष विराम हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 टू 1754। हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार के विवाद में इस युद्ध को जन्म दिया। 1749 में हैदराबाद में निजाम की मृत्यु के बाद नासिर जंग वहां का शासक बना, जबकि कर्नाटक में अकबरुद्दीन नवाब बना। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग तथा कर्नाटक में चांदा साहब इन उत्तराधिकारियों का विरोध कर रहे थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी ने इन प्रतिद्वंदी गुटों का साथ दिया। इस प्रकार के दो गुट बने गए, प्रथम गुट और एक था द्वितीय गुट। प्रथम गुट नासिर जंग हैदराबाद मुजफ्फरनगर, अकबरुद्दीन कर्नाटक, चांद साहब फ्रांसीसी, अंग्रेज। जो आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, ये एक छोटा सा डायग्राम है। और युद्ध की घटनाएं 1749 में मुजफ्फर जंग तथा फ्रांसीसियों की मदद से चांदा साहब ने कर्नाटक पर आक्रमण कर अकबरुद्दीन की हत्या कर दी। चांदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया। इसी प्रकार हैदराबाद में नासिर जंग की हत्या करके मुजफ्फर जंग वहां का शासक बन गया। इस प्रकार फ्रांसीसी गुट विजयी रहे। अंग्रेज फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को नहीं देख सकते थे। उन्होंने कर्नाटक में चांदा साहब को गद्दी से हटाने में सहायता दी। इसी बीच 1754 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्टे को वापस बुला लिया गया और फ्रांसीसियों ने अंग्रेज के साथ पांडिचेरी की संधि कर ली। तृतीय कर्नाटक युद्ध। पांडिचेरी की संधि के बाद कुछ समय बाद ही यूरोप में सप्तवर्ष युद्ध प्रारंभ हो गया और एक बार फिर फ्रांसीसी व इंग्लैंड प्रतिद्वंदी गुटों में थे। 1758 ईस्वी में भारत में भी दोनों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया, जिसने कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के बंगाल में बात होने का लाभ उठाकर दक्षिण में अंग्रेजों के लिए सेंट डेविड पर अधिकार कर फ्रांसीसी मद्रास का भी घेरा डालना चाहते थे, परंतु अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। 1759 में फ्रांसीसियों ने मद्रास का घेरा डाला तो वह बुरी तरह पराजित हुई। इसके बाद 1760 में दोनों के बीच बैंटीवाश के मैदान में निर्णायक संघर्ष हुआ। इसमें फ्रांसीसी पुनः पराजित हुए। लैली को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बैंटीवाश के युद्ध के साथ ही भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव पूरी तरह समर्पण हो गया। कुछ समय बाद वह हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। लास्ट में हेडिंग है भारत में फ्रांसीसियों के असफलता के कारण, जो इस प्रकार थे। भारत में व्यापार के लिए आए अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता 18वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गई थी। दोनों ही शक्तियां व्यापार के साथ साथ भारत में अपना राजस्व प्रभुत्व भी स्थापित करना चाहती थी। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण दोनों के बीच
3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, जिनके अंत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। फ्रांसीसी अंग्रेजों में पहले हिंदुस्तान आए और अंग्रेजों से पहले उन्होंने क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त किए, परंतु फिर भी वे पराजित हुए। इसके अनेक कारण थे जो इस प्रकार निम्नलिखित है, जैसे कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के प्रमुख कारण फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बूसे की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस आर्कूट आदि अधिक सूझबूझ वाले थे। तो ये जो आज मैंने इस वीडियो शेयर की है यूट्यूब पे, वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के नोट्स हैं, जिसका नाम है लेसन है भारत में यूरोपियों का आगमन। ये जो लेसन है ये आपके BA के 3rd सेमेस्टर में भी आता है, या हिस्ट्री के बहुत से कोर्स के सिलेबस के अंदर आता है, जो आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, थैंक यू फॉर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।